देखो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका था और एक लास्ट बिट उसका रिमेनिंग था हीटिंग कर्व। तो वो देखते हैं हम। तो हीटिंग कर्व ये टाइम और टेम्परेचर इसके बीच का एक ग्राफ रहेगा। टेम्परेचर हम प्लॉट करने वाले हैं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर टाइम रहने वाला है। तो इन दोनों के बीच का ग्राफ रहेगा। ये टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं हुआ था वो, इस वजह से हम फिर से ले रहे हैं। तो देखिएगा, वाई एक्सिस पर हम टेम्परेचर प्लॉट करने वाले हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम रहेगा। ये वही कंडीशन है जैसे आपको पता है कि हम एक बीकर लेने वाले हैं और बीकर के अंदर हम नंबर ऑफ आइस क्यूब्स पुट करने वाले हैं। तो इस बीकर के अंदर आइस क्यूब रहेगा और इसके अंदर हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज करने वाले हैं। और जैसे हम थर्म मतलब तो ये थर्मामीटर रहेगा जो टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करेगा। और इस बीकर के नीचे हम क्या करने वाले हैं, अब एक बर्नर के जरिए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करने वाले इस पूरे सिस्टम को। तो हर 5 सेकंड के बाद आपको रीडिंग लेना है टेम्परेचर का और ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो ग्राफ रहेगा इसी को हीटिंग कर्व कहा जाता है। तो ये पहला फेज आएगा इसका। इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब इनिशियली इस आइस का टेम्परेचर या फिर इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 से भी कम होगा और फिर जैसे-जैसे हम हीट देंगे, वैसे-वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वक़्त के साथ, ओके। और यहाँ पर एक कर्व, एक स्लोप क्रिएट होने वाला है, जिस स्लोप को हम अल्फा से इंडिकेट करने वाले हैं, ओके। तो अब देखिएगा, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद टेम्परेचर बढ़ता है और कुछ समय के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट टेम्परेचर में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सभी के सभी आइस क्यूब्स क्या हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कंडीशन ऑकर होने के लिए जो टेम्परेचर लगता है उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। इज इट ओके? तो इसी को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। और फिर क्या होने वाला है देखिएगा, जैसे ही पूरा का पूरा आइस सॉलिड टू लिक्विड हो जाता है, इस फेज में सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड होने वाला है। जब तक कंप्लीट लिक्विड स्टेट ऑकर नहीं होता है, तब तक कुछ भी रेज़ इन टेम्परेचर ऑकर नहीं होता है, ओके। और फिर जैसे ही पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर धीरे-धीरे उसका अ, टेम्परेचर बढ़ने वाला है और यहाँ पर ये जो स्लोप होगा, ये बीटा ऑकर होने वाला है। इज़ इट ओके? तो इस फेज में फिर से टेम्परेचर बढ़ने वाला है और फिर एक मैक्सिमम टेम्परेचर रीच करेगा ये सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। और इसके बाद फिर अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा कुछ समय के लिए। तो इस समय में भी वैसे ही होगा, अगेन स्टेट चेंज होने वाला है सब्सटेंस का। तो इस कंडीशन में जो हीट प्रोवाइड किया जाएगा, वो यूटिलाइज़ होगा इसका स्टेट चेंज करवाने में, लिक्विड स्टेट टू गैसियस फेज। The constant temperature at which liquid get converted into a gaseous phase is called as boiling point। ये जो T2 टेम्परेचर होगा ये बॉइलिंग पॉइंट का होगा और इसके बाद फिर से टेम्परेचर जो वेपर स्टेट का रहेगा वो बढ़ जाएगा, ओके। तो ऐसा ये पूरा बिट ऑकर होगा। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा ऐसे 3 स्लोप्स ऑकर होने वाले हैं। अल्फा स्लोप ज़्यादा है, अल्फा से बीटा थोड़ा कम है, बीटा से गामा थोड़ा कम है, ओके। तो ये स्लोप है। स्लोप आपको पता है चेंज इन वाई एक्सिस पैरामीटर तो चेंज इन एक्स एक्सिस पैरामीटर रहेगा। चेंज इन वाई एक्सिस पैरामीटर क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन एक्स एक्सिस पैरामीटर क्या है? चेंज इन टाइम, ओके। तो ये स्लोप जो रहेगा इस ग्राफ के अंदर, ये क्या इंडिकेट करेगा? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम। तो 2 टी में कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्लोप रहेगा इस ग्राफ का। इज इट ओके? तो अलग-अलग फेजेस और अलग-अलग कंडीशंस यहाँ पर ऑकर हो जाते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ नाम देते हैं। तो ये ओ पॉइंट रहेगा, ये ए पॉइंट रहेगा, ये बी पॉइंट रहेगा, ये सी, डी और लास्ट में ई रहेगा।
वैसे ये पॉइंट्स है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है अल्फा का वैल्यू ज़्यादा है। अल्फा मतलब ये जो स्लोप है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीटा, एज़ कम्पेयर टू गामा। ओके, तो ऐसा ये पूरा कंडीशन रहेगा। इसी को हीटिंग कर्व कहा जाता है। तो आप सबसे पहले देखिएगा इन इन द रीजन ओए, सबसे पहला रीजन जो नज़र आ रहा है, तो ओए रीजन में क्या हो रहा है, जो हीट सप्लाई करने वाले वो हम कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर ऑफ सॉलिड चेंजेस विद द टाइम है। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, Q मतलब हीट एनर्जी हम सब जो सप्लाई करने वाले इस सब्सटेंस को, तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं m इंटू सी एस इंटू डेल्टा टी से। ओके, तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। और ये जो हीट है ये हम पी रेट से प्रोवाइड करने वाले, रेट ऑफ हीट मतलब डी क्यू बाई डी टी। इज इट ओके, तो इस फैक्टर को हम रेट ऑफ हीट कहते हैं पी से। तो ये पी, लेट अस कंसीडर द रेट ऑफ हीट प्रोवाइडिंग टू दिस सब्सटेंस है। तो डी क्यू का वैल्यू क्या आएगा फिर पी डी टी। इज इट ओके, तो ये पी डी टी वैल्यू हमें पुट करना है आप यहाँ पर डी क्यू की जगह। यहाँ पर आपको पता है ये क्यू मतलब भी हम इसे डी क्यू भी लिख सकते हैं, स्मॉल अमाउंट का हीट रहा तो डी क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी एस इंटू डेल्टा टी है। ओके, लाइक दैट यहाँ पर डी क्यू का वैल्यू क्या आने वाला है, पी इंटू डेल्टा टी आने वाला है, इज इक्वल टू एम इंटू सी एस इंटू डेल्टा टी होगा। तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। ओके, और डेल्टा इंटू स्मॉल टी मतलब चेंज इन टाइम है। तो फिर अगर हम इस फॉर्मूले में देखते हैं तो P तो कांस्टेंट रेट है, इस वजह से ये कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। सी एस ये जो वैल्यू होगा, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड इज इक्वल टू क्या आएगा फिर देखिएगा 1 बाय डी टी बाय डी इंटू स्मॉल टी। इज इट ओके, तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो स्लोप रहेगा इस स्लोप के साथ ये जो टेम्परेचर वर्सेस ये जो कर्व रहेगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, तो स्लोप मतलब आप देखिएगा आप अच्छे से सी एस का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, पी इंटू डेल्टा टी, ये न्यूमरेटर में रहेगा और ये यम इंटू डेल्टा इंटू कैपिटल टी ये नीचे रहेगा। लेकिन आपको पता है डेल्टा टी बाय मतलब डेल्टा इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू स्मॉल टी, इस फैक्टर को हम स्लोप कहने वाले हैं। तो इस वजह से स्लोप के फॉर्म में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये पी डिवाइडेड बाय यम इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू स्मॉल टी रहेगा। मतलब इस स्लोप और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक दूसरे को कैसे प्रोपोर्शनल बताओ, व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन स्लोप एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये स्लोप के साथ कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्स। मतलब जितना ये स्लोप ज्यादा होगा उतना ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा। ओके, तो इस वजह से आप देखिएगा यहाँ पर तीन स्लोप क्रिएट होने वाले हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा का वैल्यू बड़ा है, बीटा का वैल्यू कम है और गामा का वैल्यू उससे भी कम है। तो किसका रेट ज्यादा रहेगा बताओ, किस हीट कैपेसिटी का रेट ज्यादा रहेगा बताओ। हीट कैपेसिटी ये जो है ना अल्फा, ये इंडिकेट करता है हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड। बीटा जो है ना ये इंडिकेट करता है हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड। एंड गामा जो है ये इंडिकेट करता है हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस। ओके, तो बताओ किसका हीट कैपेसिटी ज्यादा रहेगा, गैसेस का सबसे ज्यादा रहने वाला है गामा, सबसे ज्यादा रहेगा मतलब क्योंकि गामा का जो गामा से रिलेटेड जो गामा का वैल्यू सबसे कम है, इस वजह से उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा रहेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस हीटिंग कर्व से, हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड is greater than heat capacity for liquid is greater than heat capacity for vapors। ओके, तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। इज इट ओके, तो
तो ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड इज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड इज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी फॉर वेपर। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि हीट कैपेसिटी जो है तीनों फेज में वही आने वाला है। सिर्फ मैंने एक फेज के लिए बताया आपको इन रीजन ओए, लेकिन जो रीजन ओए में होने वाला है वही रीजन बीसी में होने वाला है और वही रीजन डीई में होने वाला है। इज इट ओके? ओ ए, बी सी और डीई इन तीनों रीजन में सेम कंडीशन ऑकर होने वाला है, दैट इज स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी वजह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस का ज्यादा रहेगा, लिक्विड का उससे कम रहेगा और सॉलिड का उससे भी कम रहेगा। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ऐसा ये तीनों फेज रहेगा। अब तीनों फेज को मैं अलग अलग से डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, जो भी कॉमन कंक्लूजन था वो निकाल दिया। अब सिर्फ देखिएगा, बात करना है हमें रीजन ए बी और सी डी के बारे में। इन रीजन ए बी अगर आप देखते हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। इन रीजन ए बी अगर आप देखते हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इस टेम्परेचर में अगर आप देखते हो तो सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो रहा है? लिक्विड में। जीरो के इन दिस कंडीशन सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। तो बताओ, जो हीट हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं उस हीट का नाम क्या रहेगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। बताओ, इस हीट को हम क्या नाम दे सकते हैं? राइट है, लैटेंट हीट है, लेकिन ये कौन से टाइप का है बताओ? लैटेंट हीट दो तरीके के होते हैं, तो ये कौन से टाइप का है? दिस इज द लैटेंट हीट फॉर फ्यूजन। ठीक है, राइट आंसर है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग हम इससे कह सकते हैं, क्योंकि इस रीजन में सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है। इज इट ओके? तो इसी को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं हम। तो आप देखिएगा, ये जो लेंथ रहेगा ना लाइन ए बी का, लाइन ए बी जो नजर आ रहा है आपको इस ग्राफ में, इसका कुछ ना कुछ लेंथ है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके लैटेंट हीट के साथ। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर किसी सब्सटेंस का ज्यादा है तो उसका लाइन ए बी भी बड़ा होगा, और किसी का अगर लैटेंट हीट का वैल्यू कम है तो उसके लिए ये लाइन भी क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ गया? तो इस वजह से इसे याद रखिएगा। तो ये हो गया ओ ए के लिए। तो इन रीजन ए बी अगर हम देखते हैं, इन रीजन ए बी, तो जो हीट प्रोवाइडेड होगा ये इक्वल होगा लैटेंट हीट के साथ, और लैटेंट हीट आपको पता है हम ऐसे निकालते हैं, मास इनटू कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू हमें उस सब्सटेंस का पुट करना पड़ेगा। जैसे आइस के लिए आपको पता है हम 80 कैलोरी पर ग्राम पुट करते हैं, तो लाइक दैट वो वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा, एम इंटू एल, एल मेल्ट या फिर एल एफ से हम उसे इंडिकेट करते हैं। ओके, तो इसके बाद देखिएगा ये एल एफ जो है, ओके, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका जो वैल्यू रहेगा ये इस वे से निकाल सकते हैं हम, P इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। ओके, P मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब dq बाई dt। ओके, तो ऐसा रहेगा ये। तो रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू P dt डिवाइडेड बाई m। तो इस फॉर्मूले से हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकाल सकते हैं। और ये जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ लाइन ए बी के साथ, लेंथ ऑफ लाइन ए बी के साथ। इज इट ओके? तो ऐसा ही सिमिलर केस जो हमने अभी यहाँ पर स्टडी किया है, ये हुआ रीजन ए बी के लिए। ओके, इस ग्राफ में अभी रीजन सी डी के लिए भी वैसे ही कंडीशन होने वाला है। यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो देखिएगा इस कंडीशन में भी वैसे ही होने वाला है। इन रीजन इन रीजन अगर आप देखते हो सी डी, तो वैसे ही होने वाला है। यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था, सॉरी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था ऊपर रीजन ए बी में, तो यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आने वाला है। और ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी सिमिलर वे से लेंथ ऑफ लाइन सी डी के साथ इक्वल आएगा। इज इट ओके?
तो ऐसा ये बीट रहेगा। कुछ दिक्कत अब इसमें आ रहा है समझ में? मतलब इस पूरे ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो रीजन ओ ए, बी सी और डी ई, इन तीनों रीजन में जो हीट एनर्जी प्रोवाइड किया वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूटिलाइज हुआ। वही अगर हम देखते हैं रीजन ए बी और सी डी में जो हीट एनर्जी प्रोवाइड किया गया वो स्टेट चेंज करने में काम में आया। ओके, तो जो हीट एनर्जी स्टेट चेंज करने में काम में आता है उसे लैटेंट हीट कहा जाता है। और ये दोनों भी केसेस अलग है, ए बी और सी डी। ए बी के अंदर सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होगा at constant temperature. That constant temperature T1 is called as a melting point। और वो जो हीट प्रोवाइड करेंगे हम उसे latent heat of फ्यूजन कहा जाता है। ओके, लाइक दैट सीडी रीजन में जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करने वाले हैं ये लिक्विड का कन्वर्जन गैसेस में करने में काम में आ रहा है, तो इस वजह से इसको हम latent heat of vaporization कहते हैं। ओके, तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पर हीट का पूरा बिट खत्म होता है। हीट से रिलेटेड जितने भी कर्व्स थे, जितने भी बिट्स थे वो सब हो गए हमारे। नाउ सी हियर, अभी हमें एक मेन बिट स्टडी करना है, दैट इज हीट ट्रांसफर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बिट है। जनरली इसी के ऊपर हीट के न्यूमेरिकल्स आने का चांस रहता है, मतलब इसके ऊपर अलग अलग वैरायटीज के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आप देखिएगा, नेक्स्ट बिट दीजिएगा हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर मतलब हीट को हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, हीट को हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाना है। तो हीट तीन वे से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, हीट तीन वे से ट्रांसफर हो सकता है, इसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहा जाता है। सो देर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, मतलब मेन बिट हमारे हीट ट्रांसफर है, उसमें अब हम सब बिट देखने वाले हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सो देर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, second one is convection और थर्ड वन इज रेडिएशन। तो अब देखिएगा, कंडक्शन जनरली ये सॉलिड में ऑकर होने वाला फिनोमिनॉन है। सॉलिड में आपने देखा होगा पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ, टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। ओके, तो ऐसा ये एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं सॉलिड का, जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्या है, एक दूसरे के बहुत नजदीक है। तो जैसे हम इस सब्सटेंस को हीटअप करते हैं, ओके, इस सॉलिड को, तो सपोज अगर एक एंड से भी अगर हम इसे हीटअप करते हैं ना, ओके, मतलब ये एक सॉलिड है या फिर एक रॉड है ऐसा कंसिडर करो आप। ऐसा ये रॉड है, इसके अंदर के ये मॉलिक्यूल्स है बहुत ही एक दूसरे के नजदीक है। आपको पता है सॉलिड बहुत डेंसर होते हैं, उनके दो मॉलिक्यूल्स के मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। तो एक एंड से अगर हम इस सॉलिड को हीटअप करते हैं ना, तो फिर उस एंड के जो मॉलिक्यूल्स है ये वाइब्रेट होने लगते हैं ग्रेटर एम्पलीट्यूड से। ओके, मतलब आपको पता है थर्मल वाइब्रेशन के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी। ओके, व्हेनेवर हम सब्सटेंस को हीटअप करते हैं तो एट दैट टाइम मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, मतलब ये थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से थर्मल वाइब्रेशन से मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं और ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेट होना मतलब अप एंड डाउन होना, अपने ओरिजिनल पोजीशन से अप एंड डाउन होना, इस प्रोसेस को थर्मल वाइब्रेशन कहा जाता है। ओके, और ये थर्मल वाइब्रेशन की वजह से उनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये नेबरिंग जो एटम्स होते हैं उनको अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। इस वजह से एक मॉलिक्यूल का एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल में चला जाता है, दूसरे का तीसरे में चला जाता है, तीसरे का, ऐसा करते करते ये आगे बढ़ता है। लेकिन थोड़ा एनर्जी रिड्यूस हो जाता है वाइब्रेशन जैसे जैसे आगे प्रोसीड होते हैं वैसे वैसे, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, ओके, वैसे वैसे वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते एनर्जी कम हो जाता है। इज इट ओके? तो इस वजह से ये प्रोसेस होता है, इसे कंडक्शन कहा जाता है। तो इस कंडक्शन होते वक्त देखिएगा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं, अपने जगह से अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इन मॉलिक्यूल्स का माइग्रेशन नहीं होता है। माइग्रेशन मतलब ये मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, अपनी जगह पर होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं और सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स में।
विदाउट एनी माइग्रेशन, विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब इनका एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, नो डाउट वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन मतलब अप एंड डाउन मोशन। ओके, लेकिन उनका जगह चेंज नहीं होता है, वो अपनी ही जगह पर वापस आ जाते हैं। ओके, तो ऐसे तरीके के हीट ट्रांसफर को कंडक्शन कहा जाता है। विदाउट माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, इफ हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। ओके, थर्मल कंडक्शन या फिर हीट कंडक्शन इसे कहा जाता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो दिस बीट इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्शन। ठीक है, विदाउट माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, अगर हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसे कंडक्शन कहा जाता है। ओके, और उसके बाद देखिएगा आप कन्वेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। कन्वेक्शन के अंदर सपोज एक बीकर है, बीकर में बॉइलिंग वाटर है, तो ये वाटर बॉइल हो रहा है, तो आपने देखा होगा बॉइलिंग वाटर के ऊपर से वेपर्स निकलते हैं। तो इन वेपर्स के अंदर भी अगर हम किसी चीज को रख देते हैं तो वो चीज भी हीटअप हो जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मतलब स्टीम अगर हम पास करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो फिर उस कंडीशन में भी वो ऑब्जेक्ट हीटअप होता है और हीट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। समझ में आ रहा है? तो सपोज ये बीकर रहेगा और इस बीकर के ऊपर इस बीकर के ऊपर मतलब एक बीकर के अंदर हम बर्नर के जरिए हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से ये वाटर बॉईल होने वाला है, और वाटर बॉईल होने से इसके मीडियम में, मतलब इस वेपर के पाथ में अगर कोई चीज आ जाता है तो वो भी हीट अप हो जाता है अल्टीमेटली इन स्टीम की वजह से। इज इट ओके? तो यहाँ पर अगर आप स्टीम देखते हो तो स्टीम मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो गैसेस फॉर्म में होते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल होता है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर कर रहे हैं विद द माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। समझ में आ रहा है? तो कंडक्शन में यही फर्क है, कंडक्शन में पार्टिकल ऑफ द मीडियम विदाउट माइग्रेशन हीट ट्रांसफर करते हैं, तो कन्वेक्शन में विथ माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल हीट ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह। सो दिस इज बीट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। ओके, हीट ट्रांसफर ड्यू टू द actual motion of particle or actual migration of particle, this phenomenon is called as convection. Okay, अभी अगर हम देखते हैं तो रेडिएशन, रेडिएशन एक ऐसा फिनोमिनॉन है जो इंस्टेंटली हीट मतलब ट्रांसफर कर सकता है विदाउट मीडियम। विदाउट मीडियम अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें कंडक्शन के लिए मीडियम लगता है, कन्वेक्शन के लिए मीडियम लगता है, लेकिन रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे सनलाइट आप देख सकते हो हर दिन स्पेस में ट्रैवल करके हमारे अर्थ सरफेस को रीच करते हैं और हीट अप करते हैं, तो ये जो फिनोमिनॉन है हीट ट्रांसफर का, इसे रेडिएशन कहा जाता है। रेडिएशन कोई भी हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी की तरफ एमिट कर सकता है, कोई भी हॉट बॉडी हो उसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर हो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर छोड़कर सभी टेम्परेचर में रेडिएशन ऑकर हो सकता है। ओके, सिर्फ उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर चाहिए, तो जो बॉडी हायर टेम्परेचर पर है उससे रेडिएशन बाहर निकलते हैं और कोल्ड बॉडी उसे एब्जॉर्ब करता है, तो ये प्रोसेस चलते रहता है, इसको रेडिएशन कहा जाता है। ओके, ये दो क्विकेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, इज नोन एज रेडिएशन। In this mode, energy is transmitted. Heat is transferred from one place to another place without affecting the intervening medium. तो ये अंदर जो मीडियम है उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, विदाउट मीडियम भी ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑकर हो सकता है। ओके, तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। ओके, तो तीनों भी बीट्स में आप कुछ डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स या फिर एग्जाम मतलब डेफिनेशन के पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहले कंडक्शन का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। कंडक्शन मीन्स व्हाट देखिएगा, the process in which the material takes active part by molecular action। मॉलिक्यूलर एक्शन मतलब थर्मल वाइब्रेशन के बारे में यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। एंड एनर्जी इज पास फ्रॉम
energy is passed from one particle to another is called conduction. तो इसी को हम कंडक्शन कहेंगे. नाउ नेक्स्ट बिट इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन का डेफिनेशन लिख लो आप. द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी energy by actual motion of particle. The transfer of energy by actual motion of particle of medium from one place to another. Is called convection. तो कंडक्शन अगर हम देखते हैं तो ये सॉलिड में ऑकर होने वाला फिनोमिना है, मतलब ज्यादातर सॉलिड में होता है. और कन्वेक्शन ये जो फिनोमिनन रहेगा ये ज्यादातर लिक्विड में होगा. और नाउ लास्ट बिट इज रेडिएशन. तो रेडिएशन मतलब विदाउट एनी हीट, विदाउट एनी मीडियम हीट ट्रांसफर होता है तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं. तो ये सबसे क्विकेस्ट मोड रहेगा हीट ट्रांसफर का. इज द क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in this mode. Energy transmission heat is transferred from one place to another without affecting the intervening medium. ओके, तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा रेडिएशन. रेडिएशन इज द क्विकेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. एंड इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है उसके लिए मीडियम की कुछ भी मतलब जरूरत नहीं होती है. तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा. तो क्या सभी को ये बिट समझ में आ गया? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इन्हीं को अभी हमें डिटेल में देखना है. ठीक है, एग्जैक्टली कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन के ऊपर फॉर्मूलेस क्या रहेंगे और इसका अलग अलग जो बीट रहेगा ये हमें देखना है. ओके, सभी को समझ में आ गया ये बीट?